नमस्कार एंड वेलकम टू अंकित रिसर्च फिजिक्स चैनल। यहाँ पे हम फिजिक्स के कोई भी कंसेप्ट को बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से समझते हैं ताकि आप कहीं पे भी हो एक वीडियो देखकर ही अपना कंसेप्ट क्लियर हो सके और एग्जाम में अच्छे नंबर ला सके। तो चलिए हम इस वीडियो में आज डिस्कस करते हैं स्केलर एंड वेक्टर्स चैप्टर का सबसे इजी प्रॉब्लम जो कि कंसेप्ट बेस्ड है और ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। फिर हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चन और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफ़िकल्ट लेवल का क्वेश्चन। तो आज का सेशन है फुल बेसिक फुल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन जो कि हम बहुत ही आसान तरीके से समझ सकते हैं। अगर आपने स्केलर और वेक्टर्स का चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप इससे भी कुछ कॉन्सेप्ट गेन कर सकते हैं जो कि बहुत ही बेसिक से चलेगा। अभी देखिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं, मतलब आज डिस्कशन होगा सिर्फ। जैसे देखिए फॉर्मूला से मतलब स्टार्ट करते हैं। अगर दो वेक्टर दिया है तो उनका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। आर इजिकल टू मैग्नीट्यूड इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ एक वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरा वेक्टर का स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ये वाला अगर दो वेक्टर गिवन है तो आर रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। पहले वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर और दोनों का क्या डॉट प्रोडक्ट टू इंटू डॉट प्रोडक्ट ऑफ पी एन क्यू वेक्टर दैट इज अंडर स्क्वायर रूट। ओके, सो एंगल कैसे निकालते हैं। टेन इनवर्स करके क्यू साइन थीटा डिवाइड बाई पी प्लस क्यू कॉस थीटा कर देते हैं। फिर क्या करते हैं पी प्लस ये कुछ लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ओके, ये सब कुछ है। फिर ये देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जैसे कि आर हो गया along 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कंपोनेंट along 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। 3D में ये मतलब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कैसे निकालते हैं रिजल्टेंट, 2D में कैसे रिजल्टेंट निकालते हैं दो रिजल्टेंट वेक्टर का। यहाँ पे एंगल दिया गया है, एंगल इंक्लाइन ऑफ रिजल्टेंट विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे कैसे निकालते हैं। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन वाई एक्सिस डिवाइड बाय रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर एक्स एक्सिस का टेन इनवर्स निकालते हैं। तो चलिए हम फटाफट से और कुछ फार्मूला देख लेते हैं। जैसे इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गया वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर हो गया। ये जो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर हो गया पी क्यू इक्वल पी क्यू साइन थीटा। वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है पी क्यू साइन थीटा। उसका साइन एंगल क्या हुआ साइन थीटा इक्वल टू पी क्यू। ये जो पी क्यू है ना ये मैग्नीट्यूड है, पी और क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू मल्टीप्लिकेशन किया गया है तभी पी क्यू आया है। और साइन थीटा को इधर रखेंगे और पी क्यू को उधर की साइड लेंगे तो पी क्यू उधर जाके ऐसा बन जाएगा। ठीक है, चलिए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू क्रॉस प्रोडक्ट अगर हो गया, यूनिट वेक्टर अगर क्रॉस प्रोडक्ट के परपेंडिकुलर में हो गया तो क्या करेंगे पी क्यू का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देंगे, फिर पी क्यू साइन थीटा निकाल देंगे, हमारा वेक्टर निकल जाएगा। तो चलिए और एक फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। ये फॉर्मूला हमने पहले भी डिस्कस किया था। जैसे कि एक वेक्टर को अपने ही वेक्टर से वेक्टर प्रोडक्ट करने पर 0 होता है, लेकिन दूसरे वेक्टर के साथ करने पर ये होता है आई क्रॉस जे इक्वल के होता है, जे क्रॉस के इक्वल आई होता है और के क्रॉस आई इक्वल जे होता है। लेकिन अगर हम रिवर्स करेंगे, जैसे जे क्रॉस आई कर दिया, आई की जगह पे जे रख दिया तो क्या होगा माइनस के होगा। अगर के की जगह पे जे रख दिया तो ये क्या होगा माइनस आई होगा। अगर आई की जगह पर के रख दिया तो ये क्या होगा माइनस जे होगा। तो ऐसे आप समझ सकते हैं, बेसिक सा फॉर्मूला है। ठीक है, तो चलिए हम फिर डिस्कस करते हैं और कुछ फार्मूले। जैसे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर, ये हो गया क्रॉस प्रोडक्ट का मेन फार्मूला जो कि हमारा मेन फार्मूला ये है। ठीक है, इसको आप मेन फार्मूला मान सकते हैं। ये क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दिए, ये डिटर्मिनेंट के टर्म पे है, ये डिटर्मिनेंट के टर्म पे है। जैसे कि आई कैप जे कैप के कैप दो वेक्टर दिया जाएगा आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में। उसका पी वेक्टर सपोज पी वेक्टर दिया है पी एक्स आई कैप पी वाई जे कैप और पी जेड के कैप। तो पी आई कैप जे कैप के कैप का कंपोनेंट को उसके नीचे रख दिया है क्यू का भी, और ये डिटर्मिनेंट निकलने का आपका क्रॉस प्रोडक्ट निकल जाएगा। फिर चलिए बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर। कॉस अल्फा इज इक्वल टू आर एक्स डिवाइड बाई आर, कॉस बीटा इज इक्वल टू आर वाई बाई आर, कॉस गामा इज इक्वल टू आर जेड बाई आर। ओके, और कुछ कॉन्सेप्ट है जैसे कि एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हो गया। क्रॉस प्रोडक्ट निकाल उसका
मतलब क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम होता है। कैसे होता है देखिए, ए क्रॉस बी निकाल देना और उसका मैग्नीट्यूड निकाल देना, आपका एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम निकल आएगा। चलिए फिर एरिया ऑफ ए ट्रायंगल कैसे निकालते हैं? एरिया ऑफ ए ट्रायंगल कैसे निकालते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट कर देना दो दो एडजेसेंट साइड्स का। मतलब ये ट्रायंगल है, ये ए है और ये बी है, ओके। तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर देना और मैग्नीट्यूड करके 1/2 मल्टीप्लाई कर देना, आपका निकल आएगा क्या? आपका एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, ओके। फिर हम डिस्कस करते हैं और कुछ फॉर्मूले, जैसे कि इम्पोर्टेंट हो गया। देखिए ये नोट्स है, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप अगर रिवीजन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो चलिए ये मील बंडर्स का क्वेश्चन है, ओके, स्केलर प्रोडक्ट का। सॉरी, ये क्वेश्चन नहीं है, ये कुछ नोट है, ओके। जैसे कि क्या हो गया, इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज ए स्केलर व्हाइल कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज ए वेक्टर, ओके। ये आप पढ़ लेना। द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड कैन नेवर बी ए नॉन वेक्टर। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसको मतलब उतना ज़रूरत नहीं है। द मैग्नीट्यूड ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज लेस देन ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। यूनिट वेक्टर डज नॉट हैव एनी डायमेंशन एंड यूनिट, इट इज ओनली यूज टू स्पेसिफाई डायरेक्शन, ओके। यूनिट वेक्टर का काम क्या है? डायरेक्शन देना, और इसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता, ठीक है। ये देखिए, टू वेक्टर आर कोलिनियर इफ देयर डॉट प्रोडक्ट इक्वल्स द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड देयर क्रॉस प्रोडक्ट इज 0। तो दो वेक्टर कब कोप्लानर होंगे, कोलिनियर होंगे? जब उनका क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होगा, ओके। फिर क्या है देखते हैं। यूनिट वेक्टर डज नॉट हैव एनी डायमेंशन एंड यूनिट इट ओनली, ये तो पढ़ लिया। If the frame of reference is rotated or displayed, the vector will not change if the frame of reference is translated. Only the components of the vector changes. If the frame of reference is related, the component as well as the direction cosine of the vector changes. A physical quantity which has different value in different direction also called tensor. तो टेंसर क्या हुआ? टेंसर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आप हायर फिजिक्स में पढ़ते हो। तो इसका मीनिंग क्या है? अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेंज करते हैं, जैसे कि एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस रेस्ट पे है और वाई एक्सिस एक्स के डायरेक्ट एक्स से लग के, मतलब देखिए ये एक्स एक्सिस है, सपोज ये देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये दोनों ऐसे मतलब ऐसे है, ये रेस्ट पे है, ये रेस्ट पे है, ओके। लेकिन ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ऐसे 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 इसको एक परपेंडिकुलर मतलब एक्सिस के अराउंड ये मतलब मूव कर रहा है, ओके। वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। तो हम ये अगर हम इस एक्स को यहाँ पे डिस्प्लेस कर देते हैं तो क्या होगा? वेक्टर का कंपोनेंट चेंज होगा, ना कि वेक्टर चेंज होंगे, ठीक है। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। तो देखिए शॉर्टकट्स, कुछ शॉर्टकट्स दिए हैं, ठीक है। ये क्लासिकल थिंकिंग, फिर आ जाएंगे हम क्वेश्चन पे, ओके। तो ये देख लीजिए, आसान, आपको आसान हो जाएगा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने में। देखिए ये A1 A2 ये कुछ है, आप पढ़ लेना, ठीक है। अभी हम कुछ कॉन्सेप्ट मतलब कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन, वेक्टर आर फिजिकल क्वांटिटी व्हिच आर कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय, क्या? वेक्टर और स्केलर में एक डिफरेंस है, उसको आपको दिखाना है। व्हिच आर कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो वेक्टर प्रोडक्ट में क्या होता है? हमारा बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, लेकिन स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कैनॉट बी, ओके। मैग्नीट्यूड, वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या नहीं हो सकता? यूनिटी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, 0 भी हो सकता है, लेकिन नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? देखिए जब भी हम किसी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है? स्क्वायर रूट करना पड़ता है, और स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग माइनस नेगेटिव नंबर इज नॉट एग्जिस्ट, ओके। तो मैग्नीट्यूड नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। आपको समझ में आया कि नहीं? क्या और एक बार बता देता हूँ। चलिए देखिए, हम जब मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो स्क्वायर रूट करते हैं। अगर स्क्वायर रूट के अंदर अगर माइनस आ गया तो हाँ क्या होगा? ये नॉट डिफाइन होगा, ओके। स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग इज नेवर बी ए नेगेटिव नंबर, ओके। ये आप समझ लीजिए, आपका हो जाएगा कंसेप्ट क्लियर। स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर नेवर बी नेगेटिव, ओके। तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब? ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा
नेगेटिव। ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि 3 नंबर, ओके 3 नंबर क्या बोला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर बोला है। तो डिस्प्लेसमेंट आप जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, कपुलेबल वेक्टर है और मोमेंटम वेक्टर है। काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे किस डायरेक्शन पे जा रहा है हमें नहीं पता, तो ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो सी का ऑप्शन है, 3 का ऑप्शन है बी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर, व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी बोला है। टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, लिनियर मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V ऑफ x क्या है, ये है हमारा V ऑफ x। स्केलर पोटेंशियल क्या है, माइनस डेल ई होता है। ये क्या है, ये एक मतलब कि स्केलर क्वांटिटी है। तो इसका आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज व्हिच इज नॉट स्केलर, कौन सा वाला स्केलर नहीं है, मतलब वेक्टर बोला है। एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे एक पार्टिकल है, यहाँ पे एक पार्टिकल है और यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी हो रहा है। तो ये क्या होगा, एक वेक्टर होगा, एक परफेक्ट डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है। तो ये क्या होगा, ये होगा वेक्टर। मतलब हमारा आंसर क्या है एंगुलर वेलोसिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी मतलब स्केलर नहीं है। लेकिन एंगुलर फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू 2π डिवाइडेड बाई t, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। टोटल पाथ लेंथ यहाँ से आए यहाँ पे, यहाँ से आए यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी है। नंबर ऑफ मोल्स n इक्वल टू स्केलर क्वांटिटी है। ओके, तो आंसर क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज ए वेक्टर, इसमें से कौन सा वाला वेक्टर बोला है। तो देखिए टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन इम्पल्स आई इज इक्वल टू क्या होता है, एफ क्रॉस आर होता है। मतलब एफ कहाँ पे लग रहा है, एक रेडियस एक डिस्टेंस पे लग रहा है, एक डायरेक्शन पे लग रहा है। तो क्या है, इम्पल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। द वेक्टर ऑफ द सेम क्वांटिटी हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड द सेम डायरेक्शन are called, if the vector of the same quantity having same magnitude and direction are called, क्या सेम क्वांटिटी ऑफ सेम मैग्नीट्यूड क्या बोला जाता है, इक्वल वेक्टर बोला जाता है। ए सिंगल वेक्टर व्हिच प्रोड्यूस सेम इफेक्ट ऑफ 2 और मोर वेक्टर इज कॉल्ड, मतलब एक सिंगल वेक्टर क्या प्रोड्यूस कर रहा है, सेम इफेक्ट, 2 वेक्टर और मोर वेक्टर का सेम इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर। क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं, जो कि क्वेश्चन है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर से आया है इस क्वेश्चन। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोला है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या होता है, वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन कैन बी एडेड, ठीक है। वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड कैन बी एडेड, ठीक है। वेक्टर हैविंग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड, ओके। वेक्टर हैविंग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी और वेक्टर हैविंग रिप्रेजेंटिंग सेम फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड। ये देखिए ये गलत है भाई साहब, डी ऑप्शन गलत है। क्या है, ये गलत है। क्यों गलत है, देखिए फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंटिंग सेम फिजिकल क्वांटिटी कैन नॉट बी एडेड। ओके, वेक्टर सब्सट्रैक्शन, यहाँ पे देखिए आप, वेक्टर सब्सट्रैक्शन इज मतलब वेक्टर सब्सट्रैक्शन किस लॉ को ओबे करता है और किसको नहीं ओबे करता है। यहाँ पे नॉन कम्यूटेटिव ओनली नहीं होता, नॉन कम्यूटेटिव और नॉन एसोसिएटिव होता है। मतलब नाइदर नॉन कम्यूटेटिव नॉट नॉन एसोसिएटिव, ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। यहाँ पे इसका अर्थ है कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव होना, लेकिन लास्ट वाला ऑप्शन देखिए नाइदर कम्यूटेटिव नॉर एसोसिएटिव, तो ऑप्शन डी ही होगा। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द रिजल्टेंट ऑफ 2 और मोर वेक्टर को क्या बोला जाता है, कंपोजिशन ऑफ वेक्टर। मतलब 2 वेक्टर का कंपोजिशन को हम रिजल्टेंट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर विल बी मैक्सिमम इफ दे आर, ओके, 2 वेक्टर का रिजल्टेंट कब होगा, जब क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट 2 इंटू ए डॉट बी जब मैक्सिमम होगा। डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होता है,
ए डॉट बी मैक्सिमम कब होगा, जब कॉस थीटा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और कॉस थीटा मैक्सिमम कब है, जब एंगल कितना है, 0 डिग्री है। 0 डिग्री होने पर 1 होता है, उसका मिनिमम वैल्यू कितना है, मिनिमम वैल्यू होता है इसका मतलब मिनिमम वैल्यू -1 होता है, जो कि 180 डिग्री पे होता है। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब कब रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर विल बी मैक्सिमम बोला है, तो कब होगा, जब इन दोनों का डिग्री 0 होगा। इसका अर्थ पैरेलल वेक्टर होंगे तभी ही उनका डिग्री 0 होगा और रिजल्टेंट वेक्टर का मैक्सिमम होगा। इक्वल वेक्टर पे नहीं होगा, कोप्लानर पे तो ये मिनिमम होगा, जो कि ये है, सॉरी ऑर्थोगोनल वेक्टर पे ये मिनिमम वैल्यू उनका आएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13, इसका आंसर आ गया ये, लेकिन ये वाला क्या बोला है, मिनिमम पूछा है, तो इसका वेक्टर ये इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द कंपोजिशन ऑफ फाइंडिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ए गिवन वेक्टर इज कॉल्ड एज, क्या बोला जाता है, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग, कंपोनेंट फाइंड करने को हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोलते हैं। If the component of one vector in the direction of another vector is 0, then those vectors are, तो देखिए एक वेक्टर का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ अनदर वेक्टर इज 0, अगर एक कंपोनेंट 0 हो जाता है अलोंग दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में, तो उसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, क्यों 0 होगा भाई, डॉट प्रोडक्ट कर देना, cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। ओके ठीक है, तो cos 90 डिग्री पे 0 हो रहा है, तो जब एंगल 90 डिग्री हो रहा है तब 0, और इसका अर्थ है परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडर व्हाट कंडीशन ए प्लस बी मैग्नीट्यूड इक्वल ए मैग्नीट्यूड प्लस बी मैग्नीट्यूड। ओके, तो इसका हम आंसर देखते हैं, इसका आंसर होगा ए एंड बी एक्ट इन द सेम डायरेक्शन। जब भी ए और बी सेम डायरेक्शन में एक्ट होंगे तो क्या होगा, उन दोनों का सम का मैग्नीट्यूड होगा दोनों का मैग्नीट्यूड के सम के बराबर। ओके, समझ में आया, ठीक है। चलिए, लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ वेक्टर इज ए रिपीटेड यूज ऑफ, मतलब पॉलीगन, लॉ ऑफ पॉलीगन का वो जो रूल था वो किसके रिपीटेशन से बना हुआ था, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टराइजेशन, ऑप्शन ए। इन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर पैरेललोग्राम लॉज वेक्टर द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज गिवन बाय, सिंपल सा फॉर्मूला, इसको याद रखना, tan अल्फा इज इक्वल टू q sin थीटा डिवाइड बाई p प्लस q cos थीटा, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। चलिए 19 नंबर का डिस्कस करते हैं। ओके, 19 नंबर का डिस्कस करते हैं, क्या बोला, ये वेक्टर ए दिया है। ओके, ये देखिए आराम से देखिए, ए वेक्टर दिया है, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, जरा सा ध्यान दे के निकाले। ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 1 प्लस 4, कितना हो गया भाई साहब, स्क्वायर रूट ऑफ 15 हो गया। तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा हमारा 15, ऑप्शन डी। ओके, तो ये देखिए और एक क्वेश्चन है यहाँ पे, द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर पूछा है। एक मिनट रुकिए, ओह सॉरी कुछ मिस्टेक हो गया, मत कुछ तो मिस्टेक है भाई। देखिए यहाँ पे पूछा था इसका मैग्नीट्यूड। ओके, इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, इसका मैग्नीट्यूड होगा इस क्वेश्चन का 19 नंबर का 9 + 4 + 4 प्लस 16। ओके, तो ये सम हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 29, इसका आंसर। ओके, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया और 4 का स्क्वायर 16 हो गया। सो इसका आंसर होगा डी। कौन सा आंसर होगा, डी। 20 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसका ये बोला है, देखिए यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, एक्स वाई प्लेन बोला है, तो एक्स का कंपोनेंट कौन सा वेक्टर रिप्रेजेंट करता है, आई वेक्टर, और वाई का कंपोनेंट कौन सा वेक्टर रिप्रेजेंट करता है, जे वेक्टर। तो इन लोगों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इन एक्स वाई प्लेन बोला है, अगर एक्स वाई जेड करता तो सभी का मैग्नीट्यूड निकलता, लेकिन एक्स वाई बोला है तो 3 का स्क्वायर होगा प्लस 1 का स्क्वायर होगा, ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 10, ऑप्शन सी। अगर एक्स वाई बोला है तो 2 वेक्टर का निकालना,
तीसरे को छोड़ देना, ठीक है। चलिए 21 नंबर डिस्कस करते हैं। द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए, इसका डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। डायरेक्शन कोसाइन का अर्थ है कॉस थीटा, ओके। तो इसका ये हो गया थीटा, थीटा ओके, ओ थीटा। तो ये वेक्टर हो गया, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 14 डिवाइड कर दो, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे 2 है, 2 है, 3 है, 3 है, ओके माइनस यहाँ पे है, बाकी में माइनस नहीं है, यहाँ पे है लेकिन -3 पे यहाँ पे है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी आंसर, बी आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आज के सेशन का। इन ए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम द कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट पी क्यू आर रेस्पेक्टिवली द वेक्टर पी क्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय। इसको हम नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। फिलहाल टाटा बाय, टेक केयर, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन मस्ट सब्सक्राइब, ओके, एंड कमेंट also, and as possible you can share it to your friends, okay। this is very much important because MCQ are always comes in all entrance। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है JEE पे आ सकता है, CET पे आ सकता है, नीट एग्जाम में आ सकता है, सभी क्वेश्चन में आ सकता है भैया, सभी एग्जाम में आ सकता है, सभी क्वेश्चन पे नहीं, ओके। तो ये जो अब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करा रहा हूँ, PNQ बोलते हैं इसको, क्वेश्चन एंड आंसर बोलते हैं। ये अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो आपका गारंटी है कि आपके जेई में जो क्वेश्चन आएंगे वो क्लियर होंगे, ओके। आपके नीट में जो क्वेश्चन आएंगे वो क्लियर हो जाएंगे। आप अगर BSc करना चाहते हैं तो CUET में अच्छे नंबर आ जाएंगे, अच्छे यूनिवर्सिटी से आप पढ़ सकते हैं। नीट अगर लगा दिया तो नीट अपने आप में भोकाल है भाई, ठीक है। थैंक यू।